मुझे ट्रस्ट नहीं होता। तो एक दो एजेंसी है वो मुझे बहुत फोर्स भी कर रही हैं, शायद मैं उनके पास विज़िट करूंगा पहले, अगर वो मुझे ठीक लगे तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ उस एजेंसी का नंबर वगैरह या कोई चीज़ शेयर करूंगा। तो मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ कि इस भाई की बैंक स्टेटमेंट करंटली कितनी थी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, आपका कोई भाई बंधु कोई भी यूरोप में रह रहा है, तो कोई कज़न भी हो तो भी काम चल जाता है, कज़न भी हो, फ्रेंड भी हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का सेकंड पार्ट में हम आपको एक एक चीज़ बताने लगे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और ये भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे पुर्तगाल में आ गए। इनका वीज़ा तो 45 दिन का स्वीडन का लगा है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल पुर्तगाल में आ गए हैं। तो इनसे एक एक बात पूछते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी बताने लगा हूँ। और एक और भी बात है बहुत ज़रूरी आप लोगों को बतानी कि अगर आप स्पॉन्सरशिप वीज़े पे आते हैं तो आपको कौन कौन से कैटेगरी को फॉलो करना होता है, आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने लास्ट जो वीडियो है हमारी उसके ऊपर भी बताया था, लेकिन अभी थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे भाई हैं इंडिया से, पंजाब से, इनसे दोबारा पूछते हैं कि हाँ भाई आपका जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा था, ठीक है, पहले तो आप ये बता दें कि इसकी क्या कैटेगरीज़ है, कौन कौन सा अगर भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग हैं, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या वो भी स्पॉन्सरशिप वीज़े पे आ सकते हैं। अगर किसी की गर्लफ्रेंड है वहाँ पे स्वीडन में, जर्मनी में, बेल्जियम में, ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप उसको अपने बॉयफ्रेंड को बेच दिया, क्या वो आ सकता है बंदा या नहीं। तो क्योंकि आप हमेशा स्पॉन्सरशिप वीज़े पे ही गए हैं, जी बिल्कुल, तो इसका एक्सपीरियंस आपको मुझसे ज़्यादा है। एनीवे बताएं लोगों को। तो फर्स्ट जो मैं पहले अपना बताता हूँ कि मैं मतलब कैसे आया था। जैसे ब्लड रिलेशन में अपने स्वीडन में रह रहे हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जो शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मोस्टली सेम ही होता है, सेम ही होता है। दूसरा होता है, ये आपने कहाँ से निकाला था ये भी लोगों को बताएं प्लीज़। गूगल से कैसे सर्च किया था? गूगल से VFS ऑफिस जब हम जाते हैं, VFS ऑफिस की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर एक चेकलिस्ट आती है। अच्छा ठीक है, सभी कंट्री की चेकलिस्ट है VFS ऑफिस की। चेकलिस्ट पर आप चेक कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और वहाँ पर लिंक भी दे रखे होते हैं। PDF में सभी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। सही। और वो जो PDF होता है वो एडिटेबल होता है। अगर आपने हाथ से नहीं भरना तो कंप्यूटराइज भर सकते हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ कंप्यूटराइज भरने में, क्योंकि वो वैसे भी खुद यही चाहती है कि कंप्यूटराइज ही भरे, हाथ से मत भरे। सही। तो मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ कि इस भाई की बैंक स्टेटमेंट करंटली कितनी थी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप ज़रा ये भी पहले बता दें कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा जब आपने हासिल कर लिया, आपने कहा कि नीचे एक ऑप्शन भी होती है स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपकी कितनी थी ये भी ज़रा लोगों को बताएं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। जो अपने क्या कहते हैं कि स्पॉन्सर जो आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है ना, उसके नीचे उसने ऑप्शन दी होती है कि आपके ट्रैवल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वहाँ का खर्चा, अकोमोडेशन का खर्चा, जो सारे ऑल एक्सपेंस जो है वो चेक कर देता है। अगर वो ऑल एक्सपेंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, 10 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰੰਟਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ? 1.5 लाख रुपये सारा। 1.5 लाख, क्या बात है। नॉर्मली अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो कम से कम भी आपके अकाउंट में 5 लाख से थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन ये जैसे कि स्पॉन्सरशिप वीज़े पे आए हैं तो इनको 1.5-2 लाख से भी आपका काम चल जाता है आराम से। अच्छा एक गल तुसीं मैनूं दस दो, हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕਮਿਊਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਦਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲਓ, ਬਾਏ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੰਮੀ ਟਿਕਟ ਲਓ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੰਮੀ ਟਿਕਟ, 1400 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਾ 1400 ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੰਮੀ ਟਿਕਟ, ट्रैवल इंश्योरेंस, अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर क्या कहते हैं अपने स्पॉन्सर का फॉर्म, तो वो ब्रदर के जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, उसका अगर टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स का, और उनकी रजिस्ट्रेशन और उनका जो भी उनकी नेशनलिटी है। जैसे वो स्वीडिश, मेरे ब्रदर स्वीडिश पासपोर्ट है, वो स्वीडिश पासपोर्ट का एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके VFS ऑफिस की अपॉइंटमेंट लो और जाकर सबमिट करो। मेन के ज़्यादा
जो से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इंसान हमें वीज़ा सेंड करता है स्पॉन्सरशिप पे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। मीन कि आपके भाई ने अपनी सैलरी स्लिप भी शो की कि हाँ भाई मेरे पास सैलरी स्लिप है, मेरा बैंक अकाउंट है, मैं अपने भाई का खर्चा यहाँ पे आके उठा सकता हूँ। देखिए आपको एक एक बात वाजिया कर दिया, ठीक है। और ये अभी पुर्तगाल में आ गए हैं और ये पुर्तगाल में आके इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई कर दिए हैं और ये अभी लीगल हैं। पुर्तगाल का सबसे अच्छा और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप पुर्तगाल में इंटर हो जाते हैं तो वैलिड वीज़े के साथ, तो आप आराम से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद जहाँ चाहे काम कर सकते हैं। और थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन इंसान सरवाइव कर लेता है, ठीक है। अकामोडेशन का बहुत बड़ा मसला है। अकामोडेशन आपने कैसे ढूंढनी है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर एक इंसान अकेला आ रहा है इज़ डेट फाइन, क्योंकि अकेला इंसान, हम बॉयज़ का क्या है, हम रोडों पे भी सो सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई नहीं मिलता सिस्टम, अगर कोई इंसान फैमिली के साथ आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो यार फैमिली के साथ थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए अकामोडेशन का जुगाड़ आप लगा के रखें। बाकी पुर्तगाल इज़ अमेजिंग कंट्री, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अभी भाई आ गए हैं, ये शादीशुदा हैं और शादीशुदा से याद आया, जब आप वीज़ा चाहे तो स्पॉन्सरशिप में आए या किसी भी वीज़े पे आए, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, थोड़े आपके वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े हाई में चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और इनको दो साल 2-3 महीने में रब की ਤੁਹਾਨੂੰ कार्ड लग जाएगा, तो अपनी फैमिली तो बच्चा नहीं बुला सकोगे। तो और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देना चाहें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इंडियन पाकिस्तानी वो आना चाहते हैं, वो एजेंट के चक्कर में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन जाते जाते कोई ऐसा मैसेज दे सकें जिनसे लोगों की हेल्प हो सके। मैं तो यही कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, आपका कोई भाई बंधु कोई भी यूरोप में रह रहा है, तो उनके कज़न भी हो तो भी काम चल जाता है, कज़न भी हो, फ्रेंड भी हो, वो चल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल इंडिया में क्या है, आप क्या कर रहे हो, इंडिया बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और जॉब की किस लेवल पर जॉब कर रहे हो, बिजनेस किस लेवल का है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बोल रहे हो कि फ्री हो कुछ, क्योंकि एम्बेसी ये जरूर जानते हैं कि ये बंदा इंडिया में क्या काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है कुछ भी, फिर उसमें वीज़ा ना लगने के, रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ सही है। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। और देखें मुझसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई हमें किसी एजेंसी का नंबर दे दें, किसी एजेंट का नंबर दे दें। यार मुझे तो पहले एजेंट लोग अच्छे ही नहीं लगते, ठीक है। तो इवन मुझे बहुत सारी एजेंसियाँ टच करती हैं, भाई आप प्लीज़ हमारे पास आएँ ये वो, लेकिन मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता। तो 1-2 एजेंसी है वो मुझे बहुत फोर्स भी कर रही हैं, शायद मैं उनके पास विज़िट करूंगा पहले, अगर वो मुझे ठीक लगे तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ उस एजेंसी का नंबर वगैरह या कोई चीज़ शेयर करूंगा। क्योंकि फ़िलहाल पहले तो मुझे किसी एजेंसी पे कोई ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं पहले विज़िट करूंगा, अपनी तसल्ली करूंगा, अगर वो एजेंसी मुझे ठीक लगती है तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को उनका कोई नंबर वगैरह भी सेंड कर दूंगा। क्योंकि उन एजेंसी की 25 यूरो पहले फ़ीस होती है। अभी हर कोई सलमान मलिक नहीं है जो आपको फ्री में ज्ञान बांटता फिरे, लेकिन क्योंकि लोगों का बिजनेस है, ऑफिस होता है। आपको सुनकर यहाँ पहुँचा हूँ, आपको वीडियो देखी है और वो 3 महीने मैंने वो सारा मतलब कि इस पर काम किया लिस्बन आने के लिए, और अकोमोडेशन भी ली, अब काम भी ढूंढ रहा हूँ, मिल भी जाएगा। और जहाँ पर जितने भी साथ वाले मुझे मिलते हैं वो मुझसे ये पता क्या बात पूछे हैं, भाई डोंकी लगा कर आए हो, कितना खर्चा हुआ है। अगर मैंने खुद अप्लाई किया है, अगर खुद अप्लाई कर दिया 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। बाकी टिकट वगैरह जो खुद सामान लेना वो आपका अलग से खर्चा है। लेकिन जो वीज़ा एप्लीकेशन का खर्चा है 15 से 20 हज़ार खर्चा, दिल्ली जाने के आने जाने का भी खर्चा बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखो जी इतनी अच्छी भाई ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ कर दो। और एज जो सी मैं पंजाबी ठोक रहा, कुछ अपने इंडियन पाकिस्तानी भाई मुझे कहते हैं ज़रा पंजाबी का तड़का लगाया करो, तो आज ये मैंने पंजाबी ठोक दिया है। तो एनीवे मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार करते रहें। और अगर मुझे उस एजेंसी का कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर वो एजेंसी अच्छा काम करे तो ऑफ कोर्स मैं आपको नंबर वगैरह उनका शेयर कर दूंगा ज़रूर। तो एनीवे मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। एंड आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय।